I welcome you once again in the Maxx classes, and today we are going to start the very important book under the social science geography. आज हम लोग geography शुरू कर रहे हैं बच्चों, and this is the very important chapter that is manufacturing industries. जो ये chapter है आपका manufacturing industries, इसको हम थोड़ा सा discuss करेंगे. And what are the important segment? We also seen all the important segment, इसको हम check करेंगे. जब हम लोग बेसिकली एक ज्योग्राफी के टर्म्स में बात करते हैं, एक भूगोल के टर्म में बात करते हैं, तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. इसको समझने से पहले सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और किस तरीके से हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करते हैं, मतलब एक तरीके से जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली कितने भागों में बटी हुई हैं एंड किस किस तरीके से लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट दे प्रोवाइड टू द नेशन दैट कैलकुलेट इन द जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तमाम तरीके की बातें होंगी इस चैप्टर में और आपके सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं उनको फुलफिल करने की पूरा प्रयास किया जाएगा. और इसको समझने के लिए चैप्टर की समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की समरी में जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. इसके बारे में इंपॉर्टेंस के बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं इसको बेसिकली हम इसको कहेंगे सेक्टर्स. अगर हम सेक्टर्स की बात करें बच्चों तो बेसिकली हमारे जो हैं जो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और एक हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर. These are the 3 sector that play very vital role in our economy. जो हमारी इकोनॉमी है उसमें तीनों सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब अगर हम बात करें कि ये तीनों सेक्टर का रोल किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आप लीजिएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ले लीजिएगा. प्राइमरी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है या प्राइमरी, इसको हम एक्टिविटीज़ कहें या इसको हम सेक्टर कहें, बोथ आर सेम थिंग. प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेसिकली means we can include the agriculture, fishing, mining और एनिमल हस्बेंड्री. बेसिकली इसमें हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जो पशुपालन होता है उसको इंक्लूड करते हैं. जो फिशिंग का हमारा काम होता है, मछली पालन होता है वो, एंड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड एक हम इसको माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ है ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है. Basically these sectors are related to the agriculture, so that's why we can say that this is the agriculture sector. इसको प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ज़्यादातर चीज़ें इसमें एग्रीकल्चर से आती हैं, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं. जो भी कुछ हमारा प्राइमरी सेक्टर में उगाया जाता है, जो भी कुछ हमारा प्राइमरी सेक्टर में बनता है उसको यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में भेजते हैं. और ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ये इस सेकेंडरी सेक्टर में जो मेन काम होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका काम मेन होता है. जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तमाम तरीके के बड़े बड़े कारखाने हैं, ऑल दीज कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं. हम लोग एक बिस्किट खाते हैं, बिस्किट का जो आटा है, जो गेहूं है, वो प्राइमरी सेक्टर से आता है. प्राइमरी सेक्टर के बाद वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, वहाँ से उसका फ्लोर बनता है, फ्लोर के बाद उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया जाता है. मीन्स ऑल द रॉ मटीरियल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. ये हमारा प्राइमरी सेक्टर से आता है. और तीसरा, सबसे पहले चीज़ रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर, कन्वर्ट इनटू यूजफुल थिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर, एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द डिफरेंट एरियाज इन विच वी नीड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग, ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं.
लेकिन आज हम टर्सरी सेक्टर को नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो चीज़ें नई नई चीज़ें बनती हैं, नई नई इंडस्ट्रीज होती हैं, वो किस किस तरीके से चीज़ों को बनाती हैं, और जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसको किस किस कैटेगरी में हम किस आधार पर रखते हैं, उन सब का डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स, नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर एंड नंबर 3 टर्सरी सेक्टर। हम लोग वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्टर टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर। हमारा का जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सेकेंडरी सेक्टर का, वो मैन्युफैक्चरिंग ही है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए सेकेंडरी सेक्टर को शट डाउन कर दीजिएगा, देश की जीडीपी डाउन में जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, देश की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। देश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने में जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ये अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस अंडर दिस manufacturing industries, but first of all we will discuss that what is the manufacturing and what are the importance of manufacturing industries. Manufacturing industries की importance क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। The first thing is that modernizing agriculture and reduce the heavy dependency of the people on agriculture. अब से 100 साल पहले हमारे लोगों का मुख्य व्यवसाय था एग्रीकल्चर करना, और हम लोग एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर भी हम बड़े ओल्ड मेथड से करते थे। जो भी हमारे पास बैल होते थे, हल होता था, उसी से हम लोग अपनी खेती करते थे। बट एज देयर इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, these manufacturing industries give the new look to our primary sector because these industries basically modernize our agriculture. अब हम लोगों को गेहूं काटने हैं तो हाथों से नहीं काटते हैं, we have the machinery. अगर हमें कोई सीड्स को लगाना है हम हाथों से नहीं करते हैं, we have the machinery. This is only possible because of the manufacturing industries. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, नंबर 1. नंबर 2 थिंग्स, reduce the heavy dependency on the people on an agriculture. Pre-historical period या आपसे 100 साल पहले भी we have the main occupation of agriculture. Agriculture was the main occupation. And if there are 10 member in a family, अगर एक परिवार में 10 लोग भी हैं, वो 10 के 10 टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे. But due to the manufacturing industries, there are so many units have been opened in the different part of the nation that reduce the dependency on the employment on agriculture. आज एक आबादी का बड़ा तबका जो एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंड था, किसानी करते थे, खेती करते थे, वो यहाँ से निकल चुका है और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शिफ्ट हो चुका है. सो because of the manufacturing industries, this is the first importance of feature that manufacturing industries provide the modernization to our agriculture, reduce the dependency on agriculture of the peoples. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. जब तक हम लोगों की आबादी, एक आबादी का एक बड़ा तबका एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंड रहा, ना ही तो हम इरेडिकेशन कर पाए पॉवर्टी का, ना ही हम इरेडिकेशन कर पाए अनएम्प्लॉयमेंट का. बट दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वी कैन से आर द प्री कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. So these manufacturing industries play very vital role to reduce the unemployment as well as poverty. गरीबी को खत्म करने में और बेरोजगारी को खत्म करने में इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इसके अलावा whatever we have produced in the manufacturing industries, हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं. When we export the things, we just receive the foreign exchange, and when we receive the foreign exchange, that give the good contribution in our GDP. जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें हमारा गुड कंट्रीब्यूशन होता है, और इसी आधार पर जो हमारी PCI है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी व्यक्ति की बढ़ती है. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से. इसके अलावा प्रोवाइडिंग जॉब्स मीन्स a large number of jobs are there in the industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा जॉब सेक्टर है
जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो एक लार्ज एक आबादी के एक बड़े तबके को जॉब्स प्रोवाइड करता है। और ये जो जॉब्स हैं, इसी जॉब्स के आधार पे पैसे का फ्लो होता है, पैसे का, मनी का आदान प्रदान होता है, और जो एक हमारा साइकिल है वो अच्छा चलता है। देश की जीडीपी आगे बढ़ती है, देश की पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ती है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर उसको जॉब मिलती है तो वो अपने फील्ड में अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट करता है, आगे बढ़ता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये कई बार एग्जाम्स में आ जाती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किया। नाउ देयर इज अ सेकंड थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, और मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। मान के चलिए आप कोई बिजनेस टाइकून है, या बिजनेस टाइकून भी नहीं है, और आपके पास एक बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा आ गया है, बड़ा पैसा आ गया है, एंड यू वांट टू इस्टेब्लिश अ इंडस्ट्रीज। आपको इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उस इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने से पहले आपके मन में क्या क्या ख्याल होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने से पहले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन है। जैसे कि फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशन, कहीं पर भी आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक तरीके से आरओ वाटर प्लांट लगाना है और वो आपको राजस्थान में लगाना है, तो आप डेफिनेटली सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डेफिनेटली सक्सेस इसलिए नहीं हो पाएंगे बिकॉज दैट देर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन राजस्थान, सो यू आर नॉट सपोज टू। सपोज दैट यू वांट टू इस्टेब्लिश स्टील एंड आयरन प्लांट, आप खोलना चाहते हैं, और आप लगा देते हैं उसको उत्तर प्रदेश में कहीं लगा देते हैं या राजस्थान में लगा देते हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए कोयले की उत्पादन, जो उत्पादकता है, जो कोयले की अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर भी हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करते हैं, जहाँ कहीं पर भी हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, उससे रिलेटेड फैक्टर उसके आसपास होने चाहिए, तभी आपकी इंडस्ट्री सक्सेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एरिया। जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो एरिया सुटेबल होना चाहिए कि वहाँ पे सक्सेस का परसेंटेज 70-80% से ज़्यादा हो, तभी हम लोग वहाँ पर उसको लगाएं। आप किसी भी एरिया में जाके लगा दें, अब मान के चलिए आप कहीं पर एक इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दें, दैट इज फार फ्रॉम द रोड, दैट इज फार फ्रॉम द रेलवे कनेक्टिविटी, सो यू कैन नॉट सक्सेस, आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सो बिफोर establish any industrial, you are supposed to just find out the suitable area। एक suitable area का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा है availability of transport। where you are going to establish any industries, that area should be properly connected with the transport, either rail और रोड, वो दोनों से ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर रेल और रोड से कनेक्टेड नहीं और आपने कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो उसकी सफलता थोड़ी सी डाउटफुल होती है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर इन फैक्टर्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो इंडस्ट्री सक्सेस होने की संभावना कम होती है। इसलिए ये दीज आर द फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशन, बेसिकली इसको हम बात करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के। ये कौन कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एरिया, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिएगा आप कोई एक जूस फैक्ट्री खोलते हैं, या आप एक मैंगो या एप्पल का जूस बनाने की फैक्ट्री आप ओपन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप यहीं पर लगा ले कहीं, या कहीं ऐसी जगह लगा ले जहाँ पर एप्पल अवेलेबल ना हो, तो वहाँ थोड़ा सा उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो वी आर सपोज टू ओपन आवर इंडस्ट्रीज बेसिकली इन सच एरिया दैट इज फुल ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर उसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो सक्सेस होने की उसकी संभावना कम है, फेल होने के चांस ज़्यादा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ फेल हुई हैं, जितनी भी कंपनीज बंद हुई हैं, उसका मुख्य कारण ये रहा है कि उन इंडस्ट्रीज़ को ओपन करते समय उन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा गया जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि वो सुटेबल एरिया हो, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो, और रॉ मटेरियल आपका भरपूर मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल हो।
दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट है, द एरिया वेयर यू चूज टू इस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्री दैट शुड बी नियर टू द मार्केट, वो मार्केट के नियर होना चाहिए, सो दैट द एक्सपोजर आपको मिल सके, आपके प्रोडक्ट को एक्सपोजर मिल सके, साथ ही साथ आप इजिली आवागमन का जो चीजें हैं, आवागमन का जो साधन है, कमिंग एंड गोइंग का जो सिस्टम है वो इजिली कर सके, एंड वट एवर द आइटम्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री दैट कैन बी इजिली अवेलेबल, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप वो दैट शुड बी एरिया शुड नियर टू द मार्केट, उन मार्केट के नियर हो। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फैक्ट्री को लगाते समय आपको बेसिकली जमीन का सही रूप से चुनाव करना चाहिए। लेबर में मैं यहाँ दो चीजें बात करूंगा, वेयर यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज द एरिया शुड बी फुल ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, वहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जो पूरी की पूरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी फैक्ट्रीज को, किसी भी इंडस्ट्रीज को सक्सेस होने के लिए उसके लिए प्री कंडीशंस है कि वहाँ पर स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमें ज़मीन को बहुत ध्यान से देखना है, लेबर अब होना चाहिए। कैपिटल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कैपिटल से मतलब यहाँ राजधानी से नहीं है, कैपिटल से मतलब है पैसे से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सही रूप में होना चाहिए और उसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्रीज के सक्सेस को निश्चित करने के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। If you have the good infrastructure that is also एक तरीके से we can say that the surety of the success of any industries. So apart from the some important location factor, these are also some things you are not supposed to neglect, जिसको आप neglect नहीं कर सकते। आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होना अत्यंत जरूरी हैं। अगर ये ठीक रूप में नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो द एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन दैट व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल नियर टू द मार्केट, एंड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर very important factors for establishing any industries। ये बहुत जरूरी है, इसी आधार पर आप किसी भी इंडस्ट्रीज की सफलता को निश्चित कर सकते हैं। आज जैसे कि हम लोग ये सब इंडस्ट्रियल चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली वो अलग अलग कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज होती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो मिनरल बेस्ड होती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बेस्ड होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है। दीज आर नोन एज एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसको हम कहेंगे डिपेंड ऑन या बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटीरियल। दीज आर नोन एज एग्रीकल्चर एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री, ये हमारी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज कही जाती हैं, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती हैं। दीज आर नोन एज एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज। और ये जो हमारी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली मुख्य तौर पे 4 इंडस्ट्रीज हैं। नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, नंबर 2 कॉटन टेक्सटाइल, नंबर 3 जूट टेक्सटाइल एंड नंबर 3 शुगर इंडस्ट्रीज। ये आप सारी इंडस्ट्रीज देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज को हम लोग एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी कम दैट विच इंडस्ट्रीज आर नोन एज एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज विच इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। सो बेसिकली दीज आर द four industries which we have include. Few things I want to discuss regarding this, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो या जूट इंडस्ट्रीज हो या आपकी कॉटन टेक्सटाइल हो या आपकी शुगर इंडस्ट्रीज हो, बेसिकली जर्नल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, चैलेंज्ड फेज्ड बाय। चैलेंज फेज्ड बाय का मतलब है जो भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो या जूट इंडस्ट्रीज हो या कॉटन हो या शुगर हो, दीज इंडस्ट्रीज आर फेसिंग सम ऑफ द चैलेंज। समटाइम द एग्जामिनर कैन आस्क दैट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग। मैं एक चैलेंज को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। आप चारों इंडस्ट्रीज को देखिएगा, ये इंडस्ट्रीज बहुत पुराने समय पे इंडिया में हैं, लेकिन जो एक
सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो आज हमारे इन इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से एक जो स्टिफ कंपटीशन होता है, मीन्स समटाइम दे फेल टू बीट द इंडस्ट्रीज विच इज सेटअप बाय फॉरेनर कंपनी। कोई फॉरेन ने, कोई विदेशी देश ने कोई कंपनी लगाई है, उसको एक तरीके से फेस करने में ये समर्थ नहीं होते हैं। तो एक तो स्टिफ कंपटीशन हुआ, एक हमारी ओल्ड मशीनरी हुई, और दूसरा लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। दीज आर द फ्यू चैलेंजेस दैट्स दीज आर फेसिंग, जो इसको ये फेस कर रहे हैं, इन चैलेंजेस को ये लोग फेस कर रहे हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेसिकली हम 4 इंडस्ट्रीज को लेते हैं, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं। सो एग्जामिनर कैन आस्क दैट व्हाट आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया, वो इंडस्ट्री जो पूरी तरीके से मिनरल पर बेस्ड है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। दीज आर द इंडस्ट्रीज दोज हु आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। द 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो कम इन योर एग्जामिनेशन। आप इसको भी तैयार करते समय जो इसके चैलेंजेस हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय द आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, सीमेंट और वट एवर, यू आर सपोज टू जस्ट गो थोरोली अंडर दिस टॉपिक। इन टॉपिक्स को थोरोली आपको जाना बहुत जरूरी है। एंड related the question of this topic, we have include the so many question in our concept Maxx marks। जो Maxx marks का हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनको रखने का प्रयास किया है। सो दीज आर द बेसिकली इंडस्ट्रीज जो हमारी मिनरल बेस्ड में आती है। इसके अलावा देयर इज अनदर सेगमेंट विच आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करते हैं, सेटअप की बात करते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज से एक प्रॉब्लम है जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में, वो होती है हमारी पोल्यूशन की, और इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। जब हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आर इन्वायरमेंट डिग्रेडेड, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेडेड हो जाता है। और डिग्रेड होने के पीछे जो कारण है, बेसिकली एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ये पोल्यूशन ऐसे हैं जो एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होते हैं, एंड दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सो मैनी डिजीज अमंग द पीपल्स। लोगों के हृदय में, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में, लोगों के शरीर में तमाम तरीके की बीमारियां ये घर कर जाती हैं। आप एयर पोल्यूशन की बात करें तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को डिग्रेड करता है, नंबर 1। आप वाटर पोल्यूशन की बात करें, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, उसको बिना किसी डिस्चार्ज के, बिना किसी ट्रीटमेंट के उसको खुले आसमान में या जमीन के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। ड्यू टू दिस आर वाटर बिकम द पोल्यूट, एंड दिस वाज कम इन द वाटर पोल्यूशन। देयर इज अ नेक्स्ट वन इज दैट थर्मल पोल्यूशन ऑल्सो दैट कम्स इन आवर सोसाइटी ड्यू टू द इंडस्ट्रीज की वजह से। इसके अलावा हमारा नॉइज पोल्यूशन, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और उन मशीनों से निकलने वाली तेज ध्वनि एक तरीके से हमारे कानों में जब डायरेक्ट पड़ती है, जिससे एक नॉइज पोल्यूशन होता है। तो जब हम लोग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशन। बहुत सारे पोल्यूशन को भी ये जनरेट करने में, बहुत सारे पोल्यूशन को भी ये क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ये भूमिका नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री ओनर, दे शुड बी टेकिंग केयर while just running the industries, that should not be responsible for air pollution, water pollution, noise pollution और thermal pollution। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इन सबको श्योरिटी डिसाइड करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसे नॉर्म्स बनाए, ऐसे प्रोसीजर बनाए कि हर कंपनी मालिक को, हर इंडस्ट्रीज़ को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़े, अदरवाइज इसका जो भुगतान है एक तरीके से आम जनता को करना पड़ेगा, अन्य किसी को नहीं करना पड़ेगा। So this was the summary of the chapter. Now we have include the few question related to this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, assertion रीजन क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, all the category we have include in our book
एंड वी ऑल्सो इन द वीडियो लेक्चर, इन सब में हमने इंक्लूड किया है. सो लेट्स डिस्कस द फ्यू थिंग्स. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब आप देखिएगा हमारे पास रीजन क्या है, असर्शन क्या है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. बिल्कुल सही बात है, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है वो हमारी इंडस्ट्रीज कही जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. रीजन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल. जो इनका रोल होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये भी बिल्कुल सही है. बट यू सी बोथ द असर्शन एंड रीजन, बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. बट दिस आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बैकबोन है, दिस इज द डिफरेंट थिंग्स, एंड ये हमारी मेन रोल के आधार पे क्लासिफाइड होती हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग्स. ये आपस में कोई मैच नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये दोनों चीजें ठीक है लेकिन आपस में रिकनेक्टेड नहीं है. सो इफ दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जामिनेशन, you please select the right answer very carefully. Now there is a second question. In the second question, in the question given below, there are two statements marked as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. पहला है the cement industry occupied unique position in our Indian economy. बहुत सही बात है, जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज है जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है, इसने एक यूनिक पोजीशन को अडॉप्ट किया है. सेकंड थिंग्स, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. ये फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करता है. जब ये सारी चीजें होती हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, बूस्ट होती है. सो ए इज करेक्ट, R is also correct and R is the correct explanation of A. ये इसका correct explanation है. So the right answer is option A. So be carefully. So while attempting these questions, now there is a last question of this chapter. We have included this question that how does availability of labor and raw material affect the location of industries. देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम इंडस्ट्रीज के सेटअप की बात करते हैं तो उसमें लैंड है, लेबर है, स्किल्ड लेबर है, तमाम चीजें हैं. ये दीज आर द फैक्टर ऑफ द लोकेशन. अब जो फैक्टर ऑफ द लोकेशन है तो इसमें दो चीजों को अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहली चीज है लेबर और दूसरा है आपका रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल, हाउ बोथ द थिंग्स जस्ट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. किस तरीके से हमारे इंडस्ट्रीज को ये इफेक्ट करते हैं, ये हमें देखना है. सो वी हैव इंक्लूड फ्यू थिंग्स सेपरेटली अबाउट द रॉ मटेरियल एंड लेबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडस्ट्रियल लोकेशन. किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है. Where there is availability of raw material, you are supposed to establish their industries in such areas where you can easily arrange raw material related to the industries. That is first point. Second point, the mere location of the industry itself may be determined by the availability of location of low raw material. Basically, किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि in which areas, in which direction देयर इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. पता चला आपने कोई इंडस्ट्रीज लगाई वेस्ट में और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल है साउथ में, देयर इज ए 0% ऑफ सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्रीज. इतना ज़्यादा माल भाड़ा, इतना ज़्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सही दाम पर आम जनता तक नहीं पहुंचा सकते हैं. अगर आप पहुंचाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, और अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो आपके यहाँ से प्रोडक्शन कम होगा. प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिकनेक्ट होंगी और आपकी इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो सकती है. नेक्स्ट इज
लोकेटिंग इंडस्ट्रीज क्लोज टू द रॉ मटेरियल, ए फैक्ट्री कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट। अगर आपकी इंडस्ट्रीज कहीं ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश है जहां आसपास रॉ मटेरियल है, तो जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, यू आर एबल टू रिड्यूस योर कॉस्ट, आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस, देन देयर इज ए चांस टू सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड, विच इज इंट्रोड्यूस इन योर फैक्ट्री। सो ऑल दीज 3 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए। जो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, एक तरीके से हमारा रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट इसका एक और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका लेबर। लेबर की अगर हम बात करें, लेबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स इज द सक्सेस मंत्र ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है, अगर आपके पास वर्कफोर्स है और इजीली अवेलेबल है, तो उस फैक्ट्रीज की सफलता की गारंटी 100% होती है। उस इंडस्ट्रीज की सफलता की गारंटी 100% होती है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। लास्ट पॉइंट, in the spite of increasing mechanization, modern industries still required large number of worker। large number of worker की हमें जरूरत होती है, और ये वर्कर इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज के सक्सेस के लिए इन वर्कर्स की अवेलेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं बेटा इसका। सक्सेस ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ये कन्फर्म है बेटा, आपके देश में, आपके क्षेत्र में अगर कहीं पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी है आपके इंडस्ट्रीज के आसपास, तो उसकी सफलता की गारंटी 100% है। सो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। और अगर कोई भी तरीके का आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको कोई समस्या है, तो आप हमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। We are available for the student because we are for the student. So thank you very much. Thank you once again. Good luck.